हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोन्स के बाउंसेस के बारे में थोड़े इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। सभी कोई लोन के ऊपर डिपेंड है आज के डेट में। 90%, 85, 90% जो सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, खास करके मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग, उनको किसी ना किसी लोन का उनके ऊपर में लायबिलिटीज है। कार का लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, किसी ना किसी तरह का लोन, एजुकेशन लोन, वो ईएमआई भरते हैं। अभी ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे कस्टमर मेरे पास में आते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, तो उनको बाउंसेस के इशू रहते हैं। अभी हर दिन एक ऐसा इनकम तो होता नहीं है बिजनेस में, या जो सैलरीड पर्सन है उनको भी कभी कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ घरेलू एक्सपेंसेस हो जाते हैं एडिशनल, अनवांटेड, जो उनको पता नहीं रहता, अचानक से आए हुए। तो ऐसे केस में समहाउ ईएमआई जो है बाउंस हो जाती है। अभी ईएमआई बाउंस होने के कितने दिनों में आपको ईएमआई भरना चाहिए, बैंक क्या चार्जेज लगाती है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं ताकि हमारा सिविल स्कोर खराब ना हो। बिकॉज आजकल सारे लोन्स सिविल पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हम लोन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सिविल इशू। अभी सिविल में दो स्कोर होते हैं, एक हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर पर करते हैं और एक होता है लोन स्कोर। लोन स्कोर को बहुत सारे बैंक जो है वेंटल स्कोर बोलते हैं, कोई बहुत सारे बैंक जो है क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, एग्जाम्पल हमारा लोन का ईएमआई इस महीने होम लोन का बाउंस हो गया किसी भी रीजन से, तो हमें यह ट्राई करना है कि विद इन वीक हम उस ईएमआई को पे कर दें। अगर हम ईएमआई को टाइम पे पे नहीं करते तो समझने की चीज है कि एक महीने में 30 दिन होता है, 30 डेज इन अ मंथ। तो बैंक का जो डीपीडी का कैलकुलेशन होता है वो 30 डेज का होता है। अभी आपका ईएमआई का डेट है 4 तारीख, तो 4 तारीख के बाद आप जितने दिन आप ईएमआई नहीं भरेंगे वो डीपीडी डेज में काउंट होता चला जाएगा। और बैंक का गुडविल होता है कस्टमर के लिए कि अगर आपने बाउंस किया किसी भी रीजन से, तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि मैक्सिमम एक महीने के अंदर और मिनिमम फर्स्ट से सेकेंड वीक में ईएमआई एट एनी कॉस्ट जमा कर देना है। इससे आपके सिबिल स्कोर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये दोनों केस में होता है, बिजनेसमैन के केस में भी और सैलरीड कस्टमर के केस में भी। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी मेडिकल इशू से गुजर रहे हैं, मेरी फैमिली गुजर रही है, हमारे काफी एक्सपेंसेस हो जाते हैं मेडिकल में, अनवांटेड कुछ कैलकुलेशन नहीं होता। अभी इसमें हमने 3 ईएमआई 2 ईएमआई बाउंस कर दिए। पहला तो हमें ट्राई करना है कि तीसरा ईएमआई बाउंस करने से पहले एटलीस्ट हम एक तो ईएमआई अपना भर दे, खास करके जो सिक्योर लोन है, मॉर्गेज लोन है या होम लोन है। इसमें क्या होता है कि हम तीसरा ईएमआई बाउंस होने के पहले अगर एक ईएमआई भर देते हैं तो हम एनपीए में जाने से बच जाते हैं। एनपीए का डिटेल मैं मेरे स्क्रीन पे आपको अटैच कर दूंगा। अभी ये एनपीए का क्या इशू है, एनपीए में जाने के बाद आफ्टर 3 ईएमआई बाउंस बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है कि आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है आप भर दो, नहीं तो फिर कलेक्शन के लिए प्रॉपर्टी निकलेगी। ऐसा करके बैंक आपको 3 बार नोटिस भेजती है। ये हर 3 ईएमआई के साइकिल में ये नोटिस जनरेट होता है। तो बेटर है कि उस प्रॉब्लम में हम ना फंसे, कलेक्शन के प्रॉब्लम में ना फंसे। तो पहला तो हमें प्रैक्टिस करना है कि ये ईएमआई बाउंस नहीं हो। समहाउ अगर हो जाता है तो अच्छा रिकॉर्ड रखने के लिए हमें ट्राई करना है कि 1 वीक से 2 वीक के अंदर हमें कैसे भी अरेंज करके हमारा ईएमआई भर देना, ताकि दूसरा ईएमआई भी आने वाले साइकिल में टाइम पर जाए। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते हैं आज करेंगे कल करेंगे, उस चक्कर में पहला ईएमआई बाउंस होने के बाद धीरे धीरे फिर दूसरे ईएमआई का भी साइकिल आ जाता है और आपकी जो लायबिलिटीज है वो कम होने वाली है नहीं,
क्योंकि जिस आदमी का जितना इनकम होता है उसकी लाइफ स्टाइल उस इनकम के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है।